हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमन है और मैंने इस साल 2024 में नीट एग्ज़ाम दिया था और मेरा टोटल स्कोर 675 हो रहा है। और मैं ये वीडियो आज 2 अगस्त को बना रहा हूँ अपनी नीट जर्नी को आपसे शेयर करने के लिए। तो मैंने अपना नीट का प्रिपरेशन 11 से किया था। तो 11 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने क्लास 8th 9th और 10th का क्विक समरी दे देता हूँ कि इसमें मेरा कंडीशन और परफॉर्मेंस कैसा था। क्लास 8 तक मैं सीबीएसई का एक ठीक ठाक स्टूडेंट था, गुड स्टूडेंट बोल सकते हैं। और एकेडमिक्स में मेरा जो परफॉर्मेंस था, मैं क्लास में अक्सर रैंक 3 या 4 सिक्योर कर लेता था। रैंक 2 और 1 तो कभी नहीं आया। क्लास 8 तक मेरा ये परफॉर्मेंस रहा है। और अचानक से क्लास 9th में आकर जो मेरा इंटरेस्ट था वो स्टडीज़ में वो काफ़ी कम हो गया था। इसका रीज़न ये भी था कि मेरे पास क्लास 9th में एक लैपटॉप आ गया था और मुझे मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना काफ़ी पसंद था। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही सब करता था। मूवीज़ हॉबी एक तरह से बोल लें, मेरी हॉबी रही है। और हाँ, एडिक्शन भी वो मेरा रहा है। तो मैं मूवीज़ पे क्लास 9th में कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करता था। इसीलिए स्टडीज़ में जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा था नहीं क्लास 9th में। तो मेरे क्लास 9th में काफ़ी बैकलॉग्स वगैरह रहते थे। क्लास 8 में साइंस एक कंबाइंड बुक आती थी हम लोग की। हम लोग मतलब साइंस की एक बुक होती थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो 3 सब्जेक्ट होते थे। तो फिजिक्स ऐसा कोई मेजर पोर्शन नहीं था, एक साइंस की बुक का हिस्सा था। उसमें न्यूमेरिकल 8th में ज़्यादा था नहीं। और जब क्लास 9th में फिजिक्स एक नया चैप्टर बन के आया तो मतलब मुझसे नहीं हो पाया वो। जो मोशन वगैरह के क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हो पाते थे। तो फिजिक्स में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने वो बैकलॉग बनता चला गया। मैंने जैसे तैसे पास कर लिया। और जब मैं क्लास 10th में आया तो शुरू में 1-2 महीने क्लास चली क्लास 10th की, ठीक चली। लेकिन 1-2 महीने बाद कोविड स्टार्ट हो गया। स्कूल्स बंद हो गए थे। तो हम लोग के स्कूल में ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते थे, बट मुझे पता नहीं था कि मतलब वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का बना हुआ था स्कूल का, बट मुझे संभव पता नहीं चल पाया कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा बना हुआ है। तो मुझे पता चला सितंबर लास्ट में, जब मोस्ट ऑफ द सिलेबस मतलब आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका था तब मुझे पता चला। और सितंबर से पहले जब मुझे पता चला, उससे पहले मैं घर पे बिल्कुल पढ़ नहीं रहा था क्लास 10th में। तो मुझे जब पता चला तो मैं काफ़ी वरी करने लगा, पैनिक हो गया। और मैं ऑनलाइन क्लास मैंने ज्वाइन किया। तो सिलेबस कवर करने के लिए मैंने पहली बार यूट्यूब से पढ़ना वहीं से शुरू किया था, सितंबर लास्ट से ही। मैंने अलग सर के वो पुराने वीडियोज़ जो थे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, वो केमिस्ट्री पहले पढ़ाते थे, मैंने उनका केमिस्ट्री वाले वीडियोज़ भी देखे हुए थे। तो मैंने उनसे पढ़ने स्टार्ट किए और काफ़ी चैप्टर मैंने कवर कर लिया। 9th और 10th में मेरे पापा ने मेरे लिए पियर्सन और सिंगेज की साइंस की बुक्स ऑर्डर की थी। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, तो जो थियरी वाला पोर्शन था वो मुझे रीड करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उन बुक्स को रीड करता था। जैसे हीट वाला चैप्टर हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एसिड बेस वगैरह जो भी है, वो मतलब एक तरह से फाउंडेशन की किताब थी। तो मैं उनसे पढ़ रहा था। लेकिन उन बुक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे मुझसे, मैं उनके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता था। हीट के मैंने किए थे। साइंस मुझे पसंद था लेकिन उसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। जैसे न्यूमेरिकल्स तो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे मेरे लिए। न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, मतलब इजी वाले सॉल्व हो जाते थे। जो मॉडरेट और हार्ड लेवल के थे उनमें प्रॉब्लम आती थी। तो और 10th में ही मैंने अपने मैथ्स पे वर्क करना शुरू किया था। जब मुझे पहले मैथ से बहुत डर लगता था, तो मुझे लगा कि मुझे अपने मैथ्स पे वर्क करना चाहिए। तो मैंने 10th में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं जो उनके क्लास में चलते थे, तो संभव अवेलेबल होते थे। तो मैंने मनोज चौहान सर के वीडियो से अपना क्लास 10th का मैथ पढ़ना स्टार्ट किया। और मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाते थे, तो मैंने मैथ मुझे पसंद आने लगा और मैं मैथ पढ़ता गया। और प्री बोर्ड आते आते मैथ का मैंने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया था उन्हीं के वीडियो से, मनोज सर के वीडियो से। मतलब 10th के फाइनल तक जो मेरा मैथ का फियर था, मतलब मैथ में मैं अच्छा था या बुरा था वो उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं सकता, लेकिन जो मेरा फियर था वो लगभग ख़त्म हो चुका था मैथ को लेके। तो मेरे प्री बोर्ड में मेरा जो रिवीजन था वो ठीक से हुआ नहीं था। तो मैंने पहले सोचा कि मैं प्री बोर्ड नहीं देता हूँ। फिर मेरे पापा ने बोला कि चले जाओ। तो मैंने प्री बोर्ड देने गया। और
सबसे पुअर मैंने परफॉर्म किया मैथ्स में ही। और उस समय कोविड जो था वो बढ़ रहा था, तो ऐसा डिसाइड हुआ कि 10th का जो बोर्ड होगा वो नहीं होगा, और जो प्री बोर्ड का मार्क्स है वहीं बोर्ड्स के मार्क्स में दिखा दिया जाएगा। तो टीचर्स ने मुझे 85% दे दिया, जो कि ठीक ठाक था। सबसे कम मेरे मैथ्स में आए थे, उसके बाद साइंस में। समहाउ 10th पास करके मैंने 11th में एडमिशन लिया सेम स्कूल में। और जब 11th में मैं आया तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या लेना है, मैथ लेना है या बायो लेना है। मैंने 10th में भी यूट्यूब से ही पढ़ा था, तो मुझे लगा मुझे 11th में भी यूट्यूब से ही पढ़ लेना चाहिए। और मैंने मैथ के लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए थे। तो मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर वो चैप्टर था, मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे पापा इस पर डिस्कस करना चाहते थे कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि मुझे बायो लेना चाहिए, क्योंकि मैथ मेरे भैया पहले ही ले चुके थे। मेरे भैया मैथ से 11th-12th उन्होंने किया था, तो मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं बायो ले लूँ। और उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। तो पापा के इंसिस्ट करने पे मैंने बायो ले लिया। बायो मैंने ले तो लिया था, लेकिन बायो में मेरा कभी इंटरेस्ट मतलब कुछ खास था नहीं। वो तभी मैं बायो मतलब ऐसे इमेजिन करता था, तो मुझे वही एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वाले नेम्स, नॉमेनक्लेचर वगैरह वही सब याद आते थे। तो मुझे वो कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं था मतलब बायो में। तो मैंने बायो सेलेक्ट किया 11th में, और मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शुरू में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों यूट्यूब से मैं पढ़ रहा था। और मैंने बायो स्टार्ट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी PW के लेक्चर देख रहा था मैं बायो के। शुरू में मुझे जो बायो के टर्म्स थे उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट धीरे धीरे जब जैसे मैंने 1-2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा समझ में आ रहा था बायो। और मेरे पास बायो के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मॉड्यूल तो नहीं कहूँगा, क्वेश्चन बुक थे जो NCERT पे लगभग NCERT पे बेस्ड थे, लेकिन उनमें आउट ऑफ NCERT भी बहुत कुछ था। तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था मेरा 11th में कि हाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी, ऐसा कुछ नहीं था। और जिस टीचर से मैं बॉटनी पढ़ रहा था वो अच्छा पढ़ा रहे थे, अच्छा एक्सप्लेन करते थे। मतलब बायो में ओवरऑल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी में जो टीचर थे वो आउट ऑफ NCERT कुछ ज़्यादा पढ़ाते थे, PW से वो भी नहीं थे, आउट ऑफ NCERT बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे। वो बेमतलब का साइंटिफिक नेम याद करवाते रहते थे। मतलब मेरे पास लिस्ट है कम से कम 100-200 साइंटिफिक नेम्स का, जिनका कोई NCERT से लेना देना नहीं है। बट और केमिस्ट्री में जिस टीचर से पढ़ता था वो PW के नहीं थे, लेकिन वो मतलब केमिस्ट्री बहुत बेकार पढ़ाते थे। मतलब मुझे पता नहीं कैसा पढ़ाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। वो खुद ही पढ़ाते थे, खुद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, आगे बढ़ जाते थे। वो लाइव क्लास लेते थे और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता था। और मुझे इतना नॉलेज था नहीं कि कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं केमिस्ट्री किनसे पढ़ूँ। मतलब मेरा केमिस्ट्री को लेके इंप्रेशन इतना ख़राब हो गया कि 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर उनसे मैंने पढ़ा, और उसके आगे मैंने केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। मतलब उनसे तो छोड़ो, मैंने केमिस्ट्री मतलब आगे ही नहीं पढ़ा। 11th में आगे केमिस्ट्री मैंने पढ़ा ही नहीं। इतना मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो इतना ख़राब था वो केमिस्ट्री को लेके कि मैं छोड़ ही दिया। बट फिर भी एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना था, तो मैंने जो NCERT था उसका थियरी जो था फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह का, उसको मैंने कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा समझ में आता था, बट मैंने लेक्चर्स देखना बिल्कुल बंद कर दिया। और फिजिक्स के साथ भी कुछ मतलब और फिजिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी 11th में कि फिजिक्स में जिस टीचर से मैं पढ़ता था वो भी PW के नहीं थे। मैं PW से खाली बायो पढ़ रहा था, और वो भी जूलॉजी, बॉटनी भी मैं PW से नहीं पढ़ रहा था। तो फिजिक्स जिस टीचर से मैं पढ़ रहा था उन्होंने उनके कुछ अलग ही अपने मेथड्स होते थे। वो बोलते थे कि फार्मूला मत याद करो, तो बट मुझे समझ नहीं आता था फार्मूला याद ना करूँ तो नीट के क्वेश्चन होंगे कैसे। एक्चुअली मैं जिनसे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ता था वो एक चैनल पे JEE और JEE वालों के लिए पढ़ाते थे वो। तो एक्चुअली वो जो सिलेबस था वो नीट का नहीं था, वो JEE का था जिससे मैं पढ़ता था। तो वो एक और प्रॉब्लम था कि वो कुछ ऐसा पढ़ाते थे जो मेरे समझ में नहीं आता था, और वो JEE लेवल के क्वेश्चन करवाते थे, एडवांस के भी क्वेश्चन करवाते थे। नीट के तो नहीं कराते थे क्योंकि नीट के लिए पढ़ा नहीं रहते वो। मुझे मतलब इतना भी आइडिया था, मुझे 11th में इवन नीट के बारे में आइडिया नहीं था कि मतलब कितने मार्क्स का होता है। मुझे टोटल मार्क्स भी नहीं पता था कितने मार्क्स का होता है।
फिज़िक्स में मेरी एक गलती मैं कर रहा था कि मैं जो चैप्टर पढ़ रहा था उसको पूरी तरह से समझे बिना मतलब मेरी इच्छा होती थी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कब पढूँ। तो मैं पूरी तरह किसी चैप्टर को कंप्लीट किए बिना ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाता था और मुझे प्रॉब्लम आ गई वेक्टर्स में। और वेक्टर्स में प्रॉब्लम आ गई तो जो मोशन वाले चैप्टर थे वो 2 चैप्टर थे, मोशन इन 2D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो मेरे दोनों ख़राब हो गए। मुझे मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। 11th को स्टार्ट तो मैंने बहुत मतलब काफ़ी मोटिवेशन से किया था कि मतलब हाँ कि अब बायो करना ही है तो उसे करेंगे ही। बट मेरा कहीं न कहीं वो आगे चलते-चलते वो मेरा इंटरेस्ट धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा था। और एक समय ऐसा था कि मतलब मैं डेली एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मतलब मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी वो, तो मैं इसे पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो इसकी ज़रूरत पड़ गई कि मुझे रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है कि हाउ टू स्टडी दिस, हाउ टू स्टडी दिस। और धीरे-धीरे कम से कम 11th जब आधा ख़त्म हो गया तो कोविड थोड़ा माइल्ड हो गया, थोड़ा कोविड कम होने लगा, तो मेरे स्कूल्स खुल गए। और जब मैंने स्कूल जॉइन किया तो वहाँ पे जो सिलेबस था, जितना मैंने पढ़ लिया था उससे थोड़ा पीछे चल रहा था। स्कूल बायो में ज़्यादा मेरा हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे वो बोर्ड्स के लिए ओरिएंटेड थी और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो इवन वो एनसीईआरटी भी ठीक से नहीं पढ़ाते थे, बायो की बात कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो भी लूज़ ही चल रहा था। वो जो वहाँ के टीचर थे जो केमिस्ट्री के, वो काफ़ी नॉन सीरियस टाइप के थे। तो केमिस्ट्री में स्कूल से भी कोई हेल्प नहीं हुआ। और वहाँ पे मतलब टॉपिक्स मतलब कि वहाँ स्कूल में किसी टॉपिक में अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो वो टॉपिक मतलब भले भी वो छोटा सा ही हो, लेकिन उसे टीचर दोबारा मतलब एक बार एक्सप्लेन नहीं करते थे। केमिस्ट्री बायो में जो मेरा एक प्रॉब्लम था, जो शुरू से ही था, 10th से ही एक तरह से था कि बायो मुझे याद नहीं होता था। तो स्कूल में भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि मैं बायो को एक्चुअली याद कैसे करूँ। बायो से शुरू में 11th में मुझे काफ़ी मतलब डर लगता था कि जो 10th में मैंने बायो ना के बराबर ही पढ़ा था। बायो में जो हेरिडिटरी और इवोल्यूशन वाला चैप्टर था वो मैंने टोटल स्किप कर दिया था। और जो लाइफ प्रोसेसेस वाली चैप्टर थी वो भी मुझे कुछ ठीक से याद नहीं था, मतलब मैंने उसे ठीक से पढ़ा नहीं था। स्कूल में जो मेरे फिज़िक्स के टीचर थे वो काफ़ी सही थे, मतलब वो सीरियसली पढ़ाते थे और हम लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं करते थे वो बिल्कुल। मैं मतलब मुझे घर पे जो मुझे क्वेश्चंस में डाउट होते थे, चाहे वो मतलब स्कूल के टेक्स्ट बुक में हो या ना हो, वो मुझे बताते थे, मतलब मैं उनसे डिस्कस कर सकता था और वो एक्स्ट्रा टाइम देते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो स्कूल में फ़िज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट नीट लेवल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम अक्सर आ जाता था। क्लास 11th में जब मेरे फादर ने मुझे बायो लेने के लिए बोला था, तो उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि मुझे क्लास 11th में 11th और 12th दोनों ख़त्म कर देना है और मोस्ट ऑफ द सिलेबस मतलब 12th हाफ तक, और बाकी समय मुझे रिवीजन के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने 11th में जब 11th आधा बीत चुका था तो मैंने 12th का सिलेबस भी साथ में स्टार्ट किया। और वो इतना हेक्टिक हो गया मैनेज करना दोनों साथ में कि मैं 11th भी पढ़ रहा हूँ, 12th भी पढ़ रहा हूँ। 12th में बहुत सारी चीज़ समझ में भी नहीं आ रहे हैं। तो 11th ख़त्म होते होते ऐसा मतलब सिचुएशन हो गया कि मैं 11th के कुछ ऐसे चैप्टर थे जिन्हें मैंने छुआ तक नहीं था, ऐसे वेव्स वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ये सब मैंने छुआ तक नहीं था। तो मुझे पता ही नहीं था कि इन सब में है क्या, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और 11th ऐसे ही कंप्लीट हो गया। और 11th में ही मैंने शुरू में तो ये डिसाइड किया था कि मैं मूवीज़ वगैरह में टाइम पास नहीं करूँगा, सीरियसली पढ़ूँगा। बट ठंडी शुरू होते होते, विंटर शुरू होते होते मैंने एनीमे देखना स्टार्ट कर दिया था अपने भैया के रिकमेंडेशन पे। तो मुझे शुरू में लगा कि ठीक है, एक एपिसोड रोज़ देखेंगे तो क्या ही हो जाएगा। डेथ नोट मैं देख रहा था और मतलब शुरू करने के 1-2 दिन बाद ही मैंने उसे बिंज वॉच करना शुरू कर दिया। और 11th भी ऐसे ही बीत गया। शुरू तो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, बट एंड में आते आते सब कुछ फिर से ख़राब हो गया था। और जो चैप्टर्स मेरे छूट गए थे, मैंने वो डिसाइड किया था, जो 11th के चैप्टर छूट गए थे, मैंने वो डिसाइड किया कि मैं उन्हें आकर 12th में कंप्लीट करूँगा। 12th में समय निकाल कर कंप्लीट कर लूँगा। मतलब जब मैं 12th में पहुँचा तो तब तक मैं काफ़ी इनडिसिप्लिन हो चुका था। और मूवीज़ देखना, मैंने फिर से मूवीज़ पे टाइम वेस्ट करना
मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब जब मैं पास होकर 11th से 12th में आ चुका था तो मुझे लगा मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना चाहिए, और मुझे लगा कि अगर मैं इंस्टीट्यूट में किसी एडमिशन ले लूँगा तो मैं सीरियस भी हो जाऊँगा, और 1 साल बाद नीट आने वाला है तो नीट के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैंने पापा से बोला, तो उन्होंने आकाश में मेरा एडमिशन करवाने के लिए किसी से बात किया। तो एक दिन उनका कोई एजेंट आया और उसने मेरा घर पे टेस्ट लिया, और टेस्ट में वही 11th और कुछ 12th के चैप्टर्स था, और जो मेरा फाइनल उसमें स्कोर था वो था अराउंड 32%। और स्कॉलरशिप मिलने के लिए ही वो जो टेस्ट था वो स्कॉलरशिप के लिए था, तो स्कॉलरशिप मिलने के लिए ही जो मिनिमम परसेंटेज था वो कुछ 48 के आसपास था कि उतना होना चाहिए। तो स्कॉलरशिप तो मुझे नहीं मिला, और जो मैं फिर हम लोगों ने एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया, बट उनके ऑफिस में कई बार जाने के बाद हम लोगों ने उस चीज़ को प्लान को कैंसिल कर दिया क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और तो मैंने आकाश में एडमिशन ले लिया, और फिर मैंने स्कूल में ही पढ़ना स्टार्ट किया। स्कूल प्लस यूट्यूब, यही दोनों से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। जब स्कूल में मैं 12th पढ़ने लगा तो फिर से मेरी सीरियसनेस तो वही थी जो 11th के लास्ट में थी। तो 12th के स्टार्टिंग से ही मैंने नीट के लिए पढ़ना बंद कर दिया था, मतलब मैं नीट के लिए सीरियस नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है, बोर्ड्स के लिए पढ़ लेते हैं, नीट बाद में देखेंगे। तो मैंने बोर्ड के लिए जितना हो सकता था उतना पढ़ना स्टार्ट किया, बट फिर भी मैं इनफ नहीं पढ़ता था, बोर्ड्स के लिए भी इनफ नहीं पढ़ता था। 12th का जो मुझे याद है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कूल जाता था मैं पीछे बैठता था सबसे लास्ट बेंच पे दोस्तों के साथ, क्लास डिस्टर्ब करता था, पीछे बैठ के कुछ खाता था। मतलब 12th का जो समर वेकेशन था वो मैंने ऐसे ही वेब सीरीज़ देख के ही उड़ा दिया। मैं उसमें बिल्कुल मतलब पढ़ा ही नहीं। पूरा यही चल रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है करना और मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा था। अब 12th के एंड तक जो सिचुएशन था कि मैंने 11th बिल्कुल रिवाइज़ नहीं किया था, 11th का सिलेबस में नहीं कंप्लीट था। जो मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरे चैप्टर्स छूट गए हैं वो मैं 12th में आके कंप्लीट करूँगा, मैंने उन्हें भी नहीं छुआ था, मैं उन्हें कंप्लीट कर ही नहीं पाया। और 12th का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट था। और 12th का लास्ट आते आते मुझे फिजिक्स से एक तरह से फियर मेरे मन में आ गया था फिजिक्स के लिए। वो अल्टरनेटिंग करंट जैसा चैप्टर, वो वेव्स जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मुझे उन सबसे डर लगने लगा था, और मेरा टाइम पास तो ऑन ही था मूवी। 12th बोर्ड्स के बाद मुझे 1.5 महीने मिले थे नीट 2023 का प्रिपरेशन करने के लिए। और मैंने सोचा कि इसका जो प्रिपरेशन है, समय तो कम था, तो मैंने सोचा कि PW पे एक उम्मीद सीरीज़ चालू होती है, इसमें 1 शॉट लेते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डेली एक 1 शॉट देखूंगा तो एक ही महीने में मेरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मैंने शुरू किया, बट उसे शुरू करने के बाद वो जो 8 घंटा 10 घंटा बैठ के 1 शॉट देखना होता है, प्लस वो चैप्टर्स भी थे जो मैंने कभी नहीं पढ़े थे या बहुत पहले पढ़े थे, कभी रिवाइज़ नहीं किया था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे दिमाग में वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। मतलब मुझे याद है एक 5 घंटे का 1 शॉट था, उसको मैंने कम से कम 12 घंटे में कंप्लीट किया था। तो पूरा तो होने से रहा, मैक्सिमम मैं 7-8 ही 1 शॉट देख पाया, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। उसके बाद फिर से वही टाइम पास। फिर नीट 2023 का डेट आ गया। नीट एग्ज़ाम देने से पहले मैं बहुत काम था, मतलब मुझे पता था कि मैं 2024 के लिए अब तैयारी कर रहा हूँ, 23 का एग्ज़ाम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने उसे दिया, और एग्ज़ाम हॉल में मेरी सिचुएशन वो काफ़ी ख़राब थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब भी लोग पढ़ते हैं, ये सब कहाँ था। मुझे क्वेश्चन याद है, एक mRNA वाला क्वेश्चन था कि उसमें अगर DNA का ये स्ट्रैंड है तो उसका RNA कैसे, क्या मतलब उसका क्या होगा। तो मुझे लगा कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कंप्यूटर से किया जाता होगा ना, मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि कैसे करते होंगे लोग। मेरा ये कंडीशन था। देने से पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं तो कॉमन सेंस से ही पेपर सॉल्व कर दूंगा। मुझे मतलब उम्मीद था कि मेरा 400 प्लस तो नंबर आ ही जाएगा, और उसके बाद 2024 में देख लेंगे। लेकिन जब मैं पेपर देकर आया और घर पे एक आंसर की से मिलाना शुरू किया मैंने, तो मुश्किल से मुझे जितना मतलब कि इतना मेरा मतलब कि नंबर माइनस मार्क्स में जा रहा था कि मुझे लग रहा था मुश्किल से मैं 200 कंप्लीट कर पाऊँगा। और जब मैंने टोटल मिलाया आंसर की से, मैंने टोटल सम किया तो 360 बन रहे थे मेरे। मतलब 360 बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने
एक्सपेक्ट किया था कि मैं तो आराम से 400 प्लस तो जाऊँगा ही, और 360 पर ही आके रुक गया नंबर। अब मैंने 12th पास कर लिया था, तो मेरे पापा ने डिसाइड कर लिया था कि आकाश में मैं 1 साल कोचिंग ज़रूर करूँगा। और मैं मतलब ये डिसाइड हो चुका था कि 2024 के लिए अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने मतलब कि अप्रैल में ही आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था, और मैंने 24 अप्रैल को ज्वाइन किया था कोचिंग अपना। 24 अप्रैल मतलब नीट 2023 से पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। और जब मैं नीट 2023 देने आया था तो मैं अपनी कोचिंग से आया था, मतलब तब तक मैं कोचिंग में मतलब कि एडमिशन ले चुका था। मैं काफ़ी मोटिवेटेड था, और मैं इसलिए मोटिवेटेड था कि पहली बार मैं देख रहा था इतने लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं वो फील कर पा रहा था वो मोटिवेशन, वो कंपटीशन। तो मैंने वहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं टीचर जो भी बोलेंगे मैं वो आँख बंद करके करूँगा, इंच बाय इंच फॉलो करूँगा दिल से। और टीचर जितना भी होमवर्क देते थे मैं वो डेली करके आता था। मैं डाउट्स डिस्कस करता था, वहाँ पे डाउट काउंटर्स थे, तो मैं लगभग डेली मैं अब जितने भी मेरे डाउट्स थे मैं वो डाउट काउंटर में लेकर जाता था। भले वहाँ पे भीड़ होता था, लेकिन फिर भी मैं जाता था। क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाया जाता था और मैं उसका घर पे मॉड्यूल में उसकी एक्सरसाइज करता था, और क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। और मैं साथ में मैं हॉस्टल लेकर रहता था, तो साथ में मैं अपना लैपटॉप भी लेकर गया था। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल मतलब कुछ भी हो जाए मैं टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैंने अपने मोबाइल से सारे सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप टेलीग्राम को छोड़कर सारे सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। और व्हाट्सएप टेलीग्राम इसलिए था क्योंकि मुझे अपने भाई से और पापा से बात करना था, घर वालों से बात करना था। ड्रॉप ईयर में मैंने सब कुछ एक डायरी पे मेरी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। जैसे मैं अपने रूममेट से कितना देर तक बात करता था दिन में, और मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कितना सो रहा हूँ। इस साल मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरह की डिस्टर्बेंस मतलब मेरे रास्ते में आए। तो मैंने स्टार्ट किया इससे कि मैंने जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था, और मैं चाहता था कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए और मैं बस अपने रूम में बैठकर प्रिपेयर करूं, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। इसीलिए मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैं अपने रूम में रहता था, पढ़ता था, और मैं अपने रूममेट के साथ रहता था। मेरा एक रूममेट भी था, वो 11th में था, वो फाउंडेशन का कोर्स करता था। तो मेरा एक रूममेट भी था, बट हम दोनों ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत वगैरह नहीं करते थे। मैं अपना काम करता था, वो अपना काम। और मैं पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं नीट के लिए सीरियस हूँ, और कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा थॉट मेरे मन में नहीं आता था। मैं अपनी डेली हैबिट्स को मॉनिटर करने लगा था, और इससे जिस चीज़ में भी मैं इम्प्रूव करना चाहता था वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था, और मुझे दिख भी रहा था कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ड्रॉप ईयर में मैं मेडिटेशन भी करता था। मेडिटेशन तो खैर मैं 10th 11th और 12th में, शायद 12th में भी मैंने 3 साल से लगातार मैं मेडिटेशन करता था। और बट मैंने शायद 11th 12th में कंसिस्टेंटली वो नहीं किया था, लेकिन इस ड्रॉप ईयर में मैं कंसिस्टेंटली डेली सोने से पहले मैं मेडिटेशन करता था। मतलब ये मेडिटेशन बहुत हेल्प किया मुझे कि सब कुछ अचानक से मैं इतना डिसिप्लिन दिखने का प्रयास करता था, रहने का प्रयास करता था। तो ये मेरे माइंड को काम करने के लिए मुझे लग रहा काफ़ी ज़रूरी था, और इसने बहुत हेल्प किया मुझे। बस मैं अब मेरा जो सोने का समय था और जो उठने का समय था, मतलब मैं जब सोने जाता था और जब मैं सोकर उठता था सुबह, तो मैं अपने पापा को एक मैसेज कर देता था कि मैं इतने बजे सोने जा रहा हूँ और मैं इतने बजे उठा। तो मैं अपने पापा को रिपोर्ट करता था व्हाट्सएप पे ये, और मैं अपने भैया को ये रिपोर्ट करता था कि आज मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा। मैं एक पेपर पे लिखकर फ़ोटो खींच कर उन्हें भेजता था कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत तरीके की चीज़ें। तो मैं उन्हें ये रिपोर्ट करता था अपने भैया को, और मेरे भैया एक तरह से मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थे, और वो मेरी एक्टिविटीज़ को जो मैं उन्हें रिपोर्ट करता था उसी के हिसाब से वो मुझे मॉनिटर करते थे कि मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मेरी स्टडीज़ कैसे चल रही हैं। और उन्होंने इन मैनी वेज़ बहुत हेल्प किया है मेरा इस जर्नी में, और वो काफ़ी हेल्पफुल था ये जो रिपोर्टिंग वाला था, और मैं काफ़ी इम्प्रूव करता था। मैं उन्हें रिपोर्ट करता था कि
मैंने मेडिटेट किया या नहीं, मैंने डायरी लिखी या नहीं, आज कितने मैंने टास्क किए हैं। इससे वो लोग चेक कर पाते थे और मुझे बता पाते थे कि मैं इनफ स्लीप ले रहा हूँ या नहीं, मैं किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा समय दे रहा हूँ और किसको कम दे रहा हूँ। ये एक पैटर्न वो देखकर वो मुझे बताते थे और मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। वो मेरे एंड पे वो मेरे भैया और मेरे पापा कर देते थे, जो मैं उन्हें रिपोर्ट कर। मेरी एक हैबिट्स में जो मैंने ड्रॉप ईयर में ही स्टार्ट किया था, मैंने एक डायरी रखी थी जो मैं डायरी लिखता था। मैंने दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की, मैं कोचिंग में क्या हुआ ना, और रास्ते में क्या हुआ, मैं कहाँ गया। वैसे मैं ज़्यादा दूर अपने हॉस्टल से आता नहीं था कभी, मुझे नहीं लग रहा है मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कभी गया हूँगा। मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ मेरे कोचिंग के फ्रेंड्स घूमने आते थे। बनारस का जो बहुत फेमस घाट है, वो लोग ओकेजनली वहाँ पे जाते थे, बट मैं कभी नहीं गया। मुझे याद है मेरे दोस्त कम से कम 10-15 बार जा चुके होंगे, बट मैं एक भी बार नहीं गया। जब तक मैं हॉस्टल पे था, मैं पूरे साल एक बार भी वहाँ पे घूमने नहीं गया। मैं घूमने के नाम पे कहीं गया ही नहीं। लोग मॉल जाते थे, घाट जाते थे, शॉप्स पे जाते थे, मैं बिल्कुल नहीं जाता था। कोचिंग पे जो टेस्ट्स होते थे मैं सारे टेस्ट देता था और मुझे याद है जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें मेरा 705 नंबर आया था और काफ़ी ये कॉन्फिडेंस मुझे दिया और मैं सारे टेस्ट देता था। और जो रिवीजन था, मैं अब फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करता था। स्कूल में तो रिवीजन मैं ना के बराबर ही करता था, इवन मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था तो रिवीजन तो होता ही नहीं था। बट यहाँ पे मैंने रिवीजन फ्रिक्वेंटली करना स्टार्ट कर दिया। हर टेस्ट से पहले मैं रिवाइज़ करता था और जो मार्क्स थे वो भी 650 प्लस ही रहते थे और मुझे लग रहा है ये रिवीजन ही उसका एक कारण था। और जो टेस्ट में जो रिज़ल्ट आता था कोचिंग की तरफ से, वो मैं अपने पापा को और अपने भैया को भेजता था व्हाट्सएप पे और वो सेपरेटली इसको एनालाइज़ करते थे और मुझे उसमें वो पैटर्न देखने का प्रयास करते थे या जो भी ओवर द टाइम कि मेरा कौन सा चैप्टर या मतलब मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है या वो कॉन्स्टेंटली वीक है, मैं इसी चैप्टर में इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा बिगड़ता जा रहा है। वो ये सब देखकर मुझे बताते थे, तो वो जो मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट था वो मुझे कम करना पड़ता था। वो एनालिसिस में, पेपर तो एनालिसिस में करता ही था टेस्ट के बाद, और वो जो स्कोर में एक पैटर्न था, शायद वो एक डिफरेंट विजन से देखते थे तो उन्हें कुछ अलग दिखता था, तो वो मुझे बताते थे। स्कूल में जैसे मेरा कुछ महीने बाद पढ़ने का आदत छूट जाता था, वो अब यहाँ पे हॉस्टल पे या कोचिंग में नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद टेस्ट में जो अच्छे नंबर आ रहे थे वो एक रिवार्ड की तरह थे और शायद मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता था, इस रिवार्ड को। तो मैंने कभी पढ़ाई छोड़ा तो नहीं, मैं डेली पढ़ता था और शायद मैं अब अपना एवरेज बताऊँ तो मैं 12 से 13 घंटे मैं एवरेज पढ़ता था। किसी दिन मैं बहुत कम पढ़ता था, बट मेरा एवरेज हमेशा ज़्यादा ही रहा है। अब लेट नाइट में भी पढ़ने लगा था और जो पहले मैं लेट नाइट में मूवीज़ देखता था वो तो ख़त्म ही हो गया था। ये जो जर्नी थी मेरी, वो अचानक से इतनी डिसिप्लिन्ड हो गई थी, बड़ी न्यू लग रही थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट और पेनफुल भी था कि मैं रोज़ डेली उठूँ, एक ही रूटीन रोज़ फॉलो करूँ, कोचिंग जाऊँ, पढ़ूँ, बिल्कुल इन्जॉयमेंट नहीं, मतलब नेग्लिजिबल इन्जॉयमेंट। मेरा रूममेट इवन मुझे कभी कभी इंसिस्ट करता था बाहर जाने के लिए कि भैया चलिए हम लोग बाहर घूम के आते हैं, बट आई यूज़ टू इग्नोर हिम समटाइम्स एंड मैं कभी कभी मना कर देता था। और हम लोग ज़्यादा बाहर घूमने तो नहीं आते थे, मैक्सिमम हम लोग हॉस्टल से 500 मीटर दूर गए होंगे मुझे लगता है, उससे ज़्यादा तो दूर मैं कभी गया ही नहीं। हर महीने के एंड में मैं सैटरडे को घर आता था और साथ में जो मेरे बेडशीट्स थे और कपड़े थे जो मैंने यूज़ किए थे वो मैं लाता था और घर पे मैं वॉशिंग मशीन में उन्हें धो देता था। मुझे कपड़े धोने बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें घर लाता था। और ये मैं कम से कम 2 दिन रुकता था, सैटरडे को आता था, संडे को रुकता था और अगले दिन मंडे को चला जाता था। तो मेरे लिए ये 2 दिन एक तरह से रेस्ट वाले दिन होते थे महीने के अंत में। और मैं मतलब इसमें भी मैं पढ़ता था, मैं डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि पढ़ते रहना मोटिवेट करता था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो मैं पढ़ता था, थोड़ा कम पढ़ता था, एक रेस्ट डे की तरह मैं इसे ट्रीट करता था। और हॉस्टल आने के लगभग 5-6 महीने बाद मैंने पहली बार अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। रक्षाबंधन में मैं घर आया हुआ था, तो मतलब मुझे भी काफ़ी लोनली सा फील हो रहा था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। उसके बाद हम लोग अक्सर बात करते थे, फिर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल किया। तो अपनी फ्रेंड से बात करना तो मैंने
कम से कम 5-6 महीने बाद ही स्टार्ट किया। उसके पहले मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बिल्कुल टाइम पास मैं नहीं करना चाहता था फ़ोन पे। नहीं, मैं फ़ोन पे घंटों घंटों बात कर सकता था अपने दोस्तों से। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में सब कुछ बढ़िया ही नहीं चल रहा था कि मैं ठीक बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सब कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ, नंबर आ रहे हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी थे, और बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे। मैं कभी-कभी ऐसा समय आता था जब मैं बहुत बीमार पड़ जाता था, मैं बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाता था। और मुझे याद है कि मार्केट में जितने बीमारी मुझे सुनने को मिलते थे, मुझे सब हो जाया करता था। आई फ्लू, फीवर, कोल्ड, कफ, इवन डेंगू मुझे हुआ था, और सब कुछ। हेयर फॉल, एक समय पे मुझे हेयर फॉल हो गया था, मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा करता था। मुझे याद है 10 सितंबर को मैं एक टेस्ट देने गया था अपने कोचिंग पे, और कोचिंग में अचानक से मुझे फ़ीवर हो गया और बहुत ज़्यादा मुझे चिल्स आने लगे, और मतलब मुझे चलने फिरने में मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। फिर रात को ही मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और अगले दिन पता चला कि मैं डेंगू पॉजिटिव हूँ। फिर मैंने अपने पापा से तो बताया ही था, तो पापा ने मुझे घर बुला लिया, और अगले 21 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं उन 21 दिन में एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाया था। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 10-15 दिन के लिए बेड रेस्ट लेना होगा, क्योंकि कुछ लीवर इश्यूज़ आ गए थे। तो मैंने 10 दिन के लिए बेड रेस्ट लिया। जब मैं घर से वापस हॉस्टल आया तो कोचिंग जाना स्टार्ट किया मैंने कुछ दिन के बाद, और मेरे मसल्स में अभी भी पेन था, तो मैंने कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद कोचिंग ज्वाइन किया। और कोचिंग का सिलेबस बहुत आगे जा चुका था। 1 महीने में लगभग हर सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए गए थे। और मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन तो कर लिया था, बट मुझे अब समझ में आना बंद हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ मेरा छूट चुका था कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता कि मेरा तो छूट गया, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मुझे समझ में आना ही बंद हो गया, और बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी। टेस्ट में मेरे नंबर गिरने लगे, और एक समय था कि दिसंबर में आके मेरा जो टेस्ट स्कोर था वो 488 के अराउंड था। हाँ, वो लोएस्ट अभी तक का मेरा 488 वो मार्क्स था, वो उतना हिट कर गया। 1 महीना बीत चुका था, और मेरा जो बैकलॉग था 1 महीने का, मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल में था, वो उस बैकलॉग का मैं आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बहुत डिप्रेसिंग था ये। और चूँकि दिसंबर में अब नीट 2024 का डेट आ चुका था, तो नीट के लिए अब खाली 5 महीने ही बचे थे। तो टीचर्स का जो स्पीड था कोचिंग में वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, वो जल्दी पढ़ा रहे थे। अब और भी समझ आना बंद हो गया था। सिंस 1 महीने में मेरा मोमेंटम ब्रेक हो चुका था डेंगू में, तो अब जो मेरी एफिशिएंसी थी वो बहुत कम हो गई थी, और मैं लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत देर तक बैठ कर नहीं पढ़ पाता था, या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था एक दिन में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। और उसी समय दिसंबर लास्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि बॉटनी के जो टीचर हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, या मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे। उस समय चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो जेनेटिक्स वाला चैप्टर था, और वो इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ा रहे थे कि मतलब मुझे उसका ए भी नहीं पता था उस चैप्टर का, क्योंकि मैंने 10th में नहीं पढ़ा था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा। तो मुझे लगा कि इनसे पढ़ना ठीक नहीं होगा, तो मैंने जो कोचिंग का बॉटनी का क्लास था वो स्किप करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने ऑनलाइन सोचा कि मैं घर, मतलब कि हॉस्टल पर ही उसको तैयार करूँगा। और मैंने तरुण सर का वीडियो ऑनलाइन जो था वो देखना स्टार्ट किया, और मैं बॉटनी तरुण सर से पढ़ता था, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी उसके लिए मैं कोचिंग जाता था। 2 वीक बाद मेरे केमिस्ट्री के एक फैकल्टी आए, ऑर्गेनिक के फैकल्टी, और उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैंने न तो 10th में, न 11th में, न 12th में ठीक से ऑर्गेनिक मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मुझे मतलब हमेशा से इसमें डर लगता था कि मतलब ये नॉमेनक्लेचर वगैरह भी मुझे नहीं आता था, और वो रिएक्शन मैकेनिज़म्स ये सब मुझे समझ में नहीं आते थे। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ कोचिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने 2 हफ्ते बाद केमिस्ट्री की क्लास भी लेनी बंद कर दी, और जूलॉजी लगभग कंप्लीट हो गई थी। लास्ट के कुछ चैप्टर्स करवा रहे थे, तो मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री भी छोड़ दी। अब मैं कोचिंग खाली फिजिक्स के लिए जाता था, और जब मैंने केमिस्ट्री छोड़ा उसके लगभग 1 हफ्ते बाद फिजिक्स भी छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँगा, और
फिर मैं अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाऊँगा। और ऐसे मैं कोचिंग करूँगा, फिर हॉस्टल पे बैकलॉग कंप्लीट करूँगा, तो मुझे लगा मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने लगभग 2.5 महीने पहले पूरी तरह से आकाश को छोड़ दिया था। और मैंने फिजिक्स के लिए PW से MR सर से पढ़ना स्टार्ट किया। मैकेनिक के लिए मैंने पंकज सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बॉटनी में तरुण सर से पढ़ता ही था, और जो मेरे जूलॉजी में बैकलॉग्स थे वो मैंने MD सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरा हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव कर चुका था, तो मैं लगभग दिन में 14-15 घंटे अपने हॉस्टल पे रहकर पढ़ता था। और मैं दिन में लगभग 4 से 5 लेक्चर्स देखता था, जिनका ड्यूरेशन कम से कम 2.5 से 3 घंटे का होता था। आपको पता है MR सर के लेक्चर्स कितने बड़े होते हैं। और बैकलॉग कंप्लीट करते करते ही दिन बीत जाता था, और मैं इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। इवन मैं अपने मॉड्यूल्स, आकाश के मॉड्यूल्स भी नहीं कर पा रहा था। उसके क्वेश्चन तो मैं लगभग छू ही नहीं पाता था, समय ही नहीं मिलता था। और PYQs भी नहीं हो पाते थे, मतलब लग तो जाते थे बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खाली जितने लेक्चर्स में टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे मैं उन्हीं को करता था, और मैं काफ़ी बस लेक्चर ही देखता था। और लास्ट 3 मंथ में तो मैंने PYQ लगाए ही नहीं थे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके PYQ मैंने आज तक नहीं छुए, मैंने कभी उनका PYQ लगाया ही नहीं। अब आकाश से भले मैं क्लास अटेंड नहीं करता था, लेकिन मैं टेस्ट देने जाता था वहाँ पे। मैं 14-15 घंटे हॉस्टल पे पढ़ता था, फिर हर वीक एक टेस्ट देता था। शुरू में तो मेरे नंबर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट थोड़ा जैसे जैसे मेरा मतलब बैकलॉग कंप्लीट होता गया, नंबर थोड़ा इंक्रीज़ होता गया। मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, बस 50 नंबर के आसपास, 550 के आसपास मेरे नंबर आ जाते थे, 550 के अराउंड। लास्ट मंथ में आकाश में डेली टेस्ट कराए जाते थे लगभग, मतलब 35 दिन में वो लोग 25 से 28 टेस्ट कंडक्ट कराने वाले थे। लेकिन लास्ट मंथ में मैंने खाली 12 ही टेस्ट दिए थे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, टेस्ट देने के लिए भी समय नहीं था, बैकलॉग इतना ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने बैकलॉग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो टेस्ट से मैं अपना जो एनालिसिस कर पाऊँगा कि मेरा कितना प्रिपरेशन है, वो मैं 1 हफ्ते में एक ही रखा। मैं मतलब 1 वीक में एक ही टेस्ट देता था। और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता था उसमें मेरा 650 के आसपास नंबर आ जाता था। लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट में मेरा 490, 550 या 589 अक्सर यही सब मतलब मेरा स्कोर रहा है फुल सिलेबस टेस्ट में। मैंने जो मेरा ये जो मेथड था टेस्ट देने का और बैकलॉग कंप्लीट करने का, मैंने उस मेथड पे भरोसा रखा, और मेरा जो फुल सिलेबस टेस्ट में मार्क्स था वो मैक्सिमम जाकर रुका 640 के अराउंड फुल सिलेबस टेस्ट में। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था जिस रैंक के लिए मैं मेहनत कर रहा था इतने साल से, वो रैंक अब नहीं आने वाला है। फिर भी मैं अब स्कोर इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर ही रहा था। अब नीट में केवल 10 दिन ही बाकी थे, तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने मेस में बैठ के प्लान कर रहा था कि अब मेरे टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट में जो स्कोर आ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग नीट में इस साल मेरा एवरेज 620 प्लस तो आना ही है। और अगर मेरा इस बार 2024 में 650 या उससे कम नंबर आता है तो मैं एक और ड्रॉप लूँगा और 2025 के लिए तैयारी करूँगा। और मुझे यकीन था कि मैं उसमें 700 प्लस तो स्कोर कर ही दूँगा। तो यही सब मैं प्लान कर रहा था, और जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और प्रिपरेशन नहीं करूँगा। बैकलॉग तो इतना था कि वो एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब रहने देता हूँ। तो अगले 7 दिन जो टेस्ट होने वाला था, चूँकि डेली टेस्ट होता था, तो मैंने वो 7 टेस्ट दिया नहीं और मैं हॉस्टल से घर चला आया। मैंने अपना पूरा माइंड सेट कर लिया था कि मुझे अब दूसरा ड्रॉप लेना है। तो मैं घर पे आया और मैंने एक पन्ना भी नहीं पलटा, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना रिवीजन ना कुछ। और मुझे लगा कि चलो मूवी देखते हैं, ठीक है, अब मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और अगला ड्रॉप लेंगे। तो लगभग 6 दिन में मैंने कम से कम 20-25 मूवीज़ देखी, मैंने खूब एंजॉय किया। अब नीट के एक दिन पहले मेरे पापा ने मुझसे बोला कि जो एडमिट कार्ड है जो प्रिंट करा कर सारे अरेंजमेंट्स करो। तो मैं गया, एडमिट कार्ड प्रिंट कराया और सारे अरेंजमेंट्स किए, साइन किया, फ़ोटो स्टिक किया। और तो मैंने सारे अरेंजमेंट्स किए और रात को खाना खाया, और लगभग मैं रात के 3 बजे तक मूवी देखता रहा। नीट के एक दिन पहले रात को मैं 3 बजे तक मूवी देखता रहा, और मुझे जब लगा कि 3 बजे कि मुझे नींद लग रहा है तो मैं 3 बजे सो गया। और अगले दिन नीट के दिन 10 बजे सुबह
मेरे भैया और मेरे पापा मुझे जगा रहे थे कि तो टेस्ट है, जाना है देने। तो मैंने बोला कि 15 मिनट और सोने दो, और मैं 15 मिनट और सोया और 10:30 बजे उठा, 10:30 पे। और मैंने देखा कि मेरे पापा ने किसी को बुलाया है कि वो मुझे सेंटर पे छोड़ के आए, और खुद नहीं जा रहे थे मेरे पापा, मेरे बड़े पापा जा रहे थे मेरे साथ और एक कोई और। तो मैंने नहाया, खाना खाया, और मुझे अभी भी नींद लग रहा था क्योंकि मैं रात को कम सोया था। तो मेरे भैया ने मुझे कॉफ़ी बना के दिया और हम लोग अपने सेंटर के लिए निकल गए। और रास्ते में जब हम लोग अपने सेंटर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कई स्कूल पड़े, जो सेंटर था नीट का, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पड़े हुए थे, मतलब कि एंट्री के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और 1.5 घंटे बाद मैं अपने सेंटर पे पहुँचा, और वहाँ पे जो भीड़ थी, हज़ारों लोग थे अपने बच्चों के साथ। मैं देख के काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट था, बट मैं बहुत काम था। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, सारे प्रोसीजर्स हो रहे थे, सबकी चेकिंग हो रही थी, और लास्ट में मैं अपने हॉल में पहुँचा जहाँ पे मुझे बैठना था। जब मैं अपने हॉल में पहुँचा तो देखा कि वो जो मेरा हॉल था, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी बहुत बहुत ख़राब थी। मेरा हॉल था वो, उसमें खिड़की लगे हुए थे, खिड़की बंद नहीं था, वो उसमें बंद करने के लिए कुछ था ही नहीं, वो पूरा खुला हुआ था। गर्मी का मौसम था, हॉल में 8 पंखे लगे हुए थे, बाहर से गर्म हवा आ रही थी, पंखे एकदम फुल स्पीड पे चल रहे थे। पूरा मुँह पे मेरे लू लग रहा था, मैं जो पानी लेकर गया था वो पूरा एकदम गर्म हो गया था, पीने लायक नहीं बचा था। आधे घंटे तक पेपर नहीं मिला हम लोग को, और जब मैंने सोचा कि मैं मुँह धोकर आता हूँ, तो मैं गया, मुँह धोकर आया, और 10 मिनट बाद मुझे पेपर मिल गया। और पेपर मिलते ही मैंने पेपर स्टार्ट किया, OMR वगैरह फिल करके, और मैंने बॉटनी से स्टार्ट किया। पेपर जो मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैंने इतने पेपर दिए, 50 से भी ज़्यादा पेपर दिए मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरा कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन पाया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करूँ। मैंने हर पॉसिबिलिटी ट्राई कर लिया था कि पहले फिजिक्स करता हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो में भी पहले जूलॉजी या बॉटनी, हर कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई कर लिया था, लेकिन कभी फिट नहीं बैठा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा पैटर्न मुझे फॉलो करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। तो मैंने बॉटनी से ही शुरू किया नीट में। बॉटनी के बाद मैंने जूलॉजी किया। बॉटनी में मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, तो मैंने उन्हें सर्कल करके आगे बढ़ गया मैं। और जूलॉजी तो बहुत ईजी था, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस MCQ ही थे, तो जूलॉजी तो कुछ नहीं था, जूलॉजी बहुत आसानी से हो गया। और जूलॉजी बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करने के बाद मैंने OMR में मार्क कर दिया जो करेक्ट ऑप्शन था, बबल नहीं किया था मैंने, बस मार्क किया था जूलॉजी और बॉटनी। और जूलॉजी करने के बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में से चूज़ करने के लिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, मैंने 10 सेकंड का समय लिया होगा। तो मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री पहले कर लेता हूँ, लेकिन हालांकि मुझे केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस था तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, और केमिस्ट्री में सेक्शन A में मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो मुझे ना आता हो या मैंने ना पढ़ा हो। मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे सेक्शन A में, और सेक्शन B में ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे, और ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मैंने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा था, जो मेरे बैकलॉग में था, या जो मैं रिवाइज़ नहीं किया था, मुझे आ नहीं रहा था। तो सेक्शन A में बिल्कुल ऐसा बात नहीं था, सेक्शन A में वही था जो मैं पढ़ के गया था, जो मुझे आ रहा था। और थैंक गॉड सेक्शन B में ही ऐसी बात थी कि जो मैं नहीं पढ़ के गया था वो था। तो सेक्शन B में मैंने 8 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए केमिस्ट्री के। 2 केमिकल काइनेटिक्स के अटेम्प्ट करना चाह रहा था, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो गया या मुझे आ नहीं रहा था। उस समय अलग ही वो मेंटल कंडीशन थी, तो मैंने उसको छोड़ा, और मैंने OMR को बबल करना शुरू कर दिया। और OMR मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की एक साथ भरी, और अब मेरे पास बचे थे टोटल 45 मिनट्स और पूरा फिजिक्स का पेपर। और मैंने लगाना शुरू किया पेपर फिजिक्स का, और फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, और मतलब वो मुझे थोड़े टफ लगे, और मैं उन्हें सर्कल करके आगे बढ़ गया। और जब मैं फिजिक्स का पेपर ख़त्म किया तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया, और पूरा करके मैंने बबल किया। पेपर देकर जब मैं लौट रहा था घर को, तो मुझे याद है मेरे बड़े पापा जो थे उन्होंने पूछा कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो मैंने बोला 170, मैंने रफ़ आइडिया से बोला। और हाँ, फिर मैंने घर पे आके चेक किया तो वो
मैंने 176 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट मैं काफ़ी रिलीव्ड था। एक जो बर्डन था चेस्ट पे वो अब नहीं था। अब मैं काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहा था। और शाम को, इवन रात को 9 बजे के आसपास जब कोचिंग्स का आंसर की आना शुरू हुआ, तो मैंने अपना जब क्वेश्चन पेपर चेक किया तो उससे टोटल मेरे 675 बन रहे थे। और मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने छोटे भाई के साथ था जब मैं ये अपना आंसर चेक कर रहा था। सबसे पहले मैंने अपना फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर मैच करना शुरू किया था, तो फिज़िक्स में मेरे 157 आए और मेरे 23 नंबर कट चुके थे फिज़िक्स में, और 697 अब इतने मार्क्स मेरे पास बचे थे। और इनमें से भी अभी रिड्यूस होना था क्योंकि केमिस्ट्री बचा हुआ था, जो कि सबसे वीक सब्जेक्ट था मेरा चारों में से। फिर मैंने केमिस्ट्री का, मैं काफ़ी डरा हुआ था कि क्या होगा, तो मैंने केमिस्ट्री का ठीक है पेपर मिलाना चालू किया आंसर की से। तो टू माई सरप्राइज़ केमिस्ट्री में मैंने स्कोर किया था 172। मतलब मेरा केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। 2 मैं छोड़ के आया था वही सेक्शन बी में, जो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। केमिस्ट्री में मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। मैं काफ़ी सरप्राइज़ था, पर ठीक है। और फिर मैंने अपना बॉटनी का मिलाया पेपर, उसमें आया 171, वो भी ठीक था। और जूलॉजी उसमें 175 था। मेरा एक क्वेश्चन गलत था, सिली मिस्टेक था, वो टिश्यू का क्वेश्चन था। तो जब मैंने टोटल सम किया तो वो 675 था। मैं अपने भाई के साथ था, मैंने जैसे ही टोटल किया और मैंने देखा 675, मैंने ज़ोर से ये बोला, और मतलब मैं काफ़ी खुश था। 675, इतने मेंटल प्रेशर और इतना लगभग मैंने गिव अप ही कर दिया था, फिर भी 675 देखकर वो खुशी डिफरेंट लेवल की थी। मैंने मुझे याद है मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही बैठा ही रहा अपने भाई के साथ। फिर मेरे भैया रूम में आए, मेरे बड़े भैया, मैंने उनको बताया कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। और फिर मैंने अपने पापा को भी बताया कुछ देर बाद। मुझे उनका एक्सप्रेशन अभी याद तो नहीं है फ़िलहाल, मतलब कुछ खास था भी नहीं लेकिन जब मैं बता रहा था उनको अपना नंबर, तो मैं काफ़ी प्राउड था कि आई डिडंट लेट देम डाउन, कि मैं घर से इतने दिन दूर था फिर भी मैं ऑनेस्टी से पढ़ता रहा। 1 महीना मैं बीमार था, फिर भी वो मेरे रास्ते में नहीं आया। 675 एक अच्छा नंबर है। मैंने 1 महीना नहीं पढ़ा, और उसके बाद जो सारे इवेंट्स हुए हैं, डाउनफॉल जिसे मैं बोलना चाहूँगा, उसके हिसाब से 675 काफ़ी अच्छा स्कोर है। और दिस वॉज माई नीट जर्नी, यही था। और बस